नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जो पेशे से तो थे सिविल इंजीनियर, लोगों की डिजाइन पर वो वर्क करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा मैं क्यों किसी की डिजाइन पर वर्क करूं, मैं खुद डिजाइन बनाऊंगा और खुद उस पर काम करूंगा और काम करवाऊंगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा विभागों के डायरेक्टर रहने का खिताब उनके नाम है। छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। अड़भार करके एक जगह है सक्ती में, जहां उनका जन्म हुआ। बिलासपुर संभाग में पूरी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको, अड़भार सक्ती का जहां जन्म हुआ था, सर परिवार के बारे में बताएंगे सर, स्कूलिंग कहाँ से? देखिए, ये मेरा नाना गांव होता था और पहले ज़माने में ट्रेडिशन हुआ करता था कि बच्चों का जन्म अपने नाना गांव पे ही होता था। उसी परिपाटी में मेरा जन्म हुआ। माँ अष्टभुजी की धरती है, वहाँ काफ़ी प्राचीन काल से सुशोभित माता अष्टभुजी का मंदिर है, वहीं मेरी पैदाइश थी। और उसके बाद में मेरी जो परवरिश हुई थी रायगढ़ ज़िले में हुई थी। और रायगढ़ ज़िले के अब जो नया जशपुर ज़िला भी बन गया है वो, तो पहले रायगढ़ ज़िले के घरघोड़ा एक जगह है, वहाँ पे मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। उसके आगे की शिक्षा दीक्षा 5वीं और 6वीं क्लासेस मैंने पत्थल गाँव, जो जशपुर ज़िले का हिस्सा होता है, वहाँ पे किया। फिर मैं रायगढ़ के नटवा हाई स्कूल से मेरी मिडिल स्कूल की शिक्षा कंप्लीट हुई थी। फिर तकनीकी शिक्षा स्कूल हुआ करता था, जिसको हम जूनियर टेक्निकल स्कूल कहते थे। तो मेरी स्कूलिंग जो है वो 9th क्लास ऑनवर्ड इसी स्कूल में हुई थी। फिर इसी स्कूल से आगे निकल कर मैंने रायगढ़ में स्थित किरोड़ीमल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया था और पूरे मध्य प्रदेश में 5वां स्थान मैंने अर्जित किया था। देन मैंने बिलासपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग मैंने मेरिट में 4th पोजीशन लेते हुए अपनी जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन उसको कंप्लीट किया था। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ रुझान शुरू से था सर। टेक्निकल एजुकेशन लेने का कुछ खास कारण सर, या पहले से ये सोच रखा था कि इंजीनियरिंग में ही आगे बढ़ना है या टेक्निकल एजुकेशन में ही आगे बढ़ना है? देखिए, बचपन से एक चीज़ जो तय थी वो ये था कि इंजीनियर बनना है। ये जब पहली क्लास में जब मुझसे मेरे शिक्षक ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा इंजीनियर तो बनो, साथ में कलेक्टर बनना। तो ये बातें घर कर गई थी। तो इंजीनियर बनने की ख्वाहिश बचपने से थी और उसी लाइन पे ही मैं आगे बढ़ता रहा। और तब तकनीकी शिक्षा स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में 3 हुआ करते थे। उसमें जो मिडिल स्कूल पे जो मेरिट में आते थे उन बच्चों को एडमिशन्स दिया जाता था। तो उसी लाइन पे फिर मैं आगे बढ़ा। तो ये कहिए कि मेरी स्कूलिंग से ही तकनीकी शिक्षा में ग्रहण करता रहा हूँ। सर, रायपुर और बिलासपुर 2 ही सेंटर हुआ करते थे उस समय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। जीसी में पढ़ना अपने आप में एक रुतबा माना जाता था और खासतौर से छात्रों के मन में ये रहता था यार इंजीनियर बनना है मतलब जीसी से ही पढ़ना है। बिलासपुर का जीसी कॉलेज, कुछ यादें आज भी वहाँ की याद आती? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। बहुत सीटें कम होती थी। आजकल की तरह जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या बाकी कॉलेज हैं, ये नहीं होता था। आप जैसा खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 ही कॉलेज थे, एक था बिलासपुर पे और एक था रायपुर पे। तो इन जगहों पे दाखिला पाना और फिर अपने इन कॉलेजेस में पढ़ाई करना, स्टडी करना अपने आप में एक गौरव की बड़ी बात हुआ करती थी। और बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं अध्ययनरत था, काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था। आज वहाँ के निकले लोग इसरो से लेकर के अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे, प्रतिष्ठित जगहों पे काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का था और साथ साथ में 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि उसमें पढ़ते पढ़ते भी फिल्मों को देखने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो तब जैसे आज जिस तरह से मल्टीप्लेक्सेस हैं, ये तो होते नहीं थे। थिएटर्स में सिनेमा रिलीज़ होती थी। अमिताभ बच्चन का बड़ा क्रेज़ होता था और अमिताभ बच्चन की जो मूवीज़ हैं वो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि 8-8 शो पे रिलीज़ होती थी। रात 12 बजे से रिलीज़ होती थी और नेक्स्ट डे रात 12 तक कंप्लीट। तो हम कई बार ऐसा हुआ कि टिकट्स हमको यदि मॉर्निंग 3 AM का टिकट मिला,
हम उस पे भी जाते थे मूवी देखने, तो एक बड़ा क्रेज होता था। तो टिकट के लिए लाइन लगाना, लाइन 2 घंटे लगना, पहले खड़े होना। टिकट पा जाना अपने आप में एक बड़ा, शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती थी। नहीं तो टिकट्स के लिए भी बहुत काफ़ी मारा मारी होती थी। तो ये अपना एक अलग अनुभव। और उस समय भी जब साइकिल पे आप जाते थे कि उतने सवेरे सवेरे ना बसेस होती थी ना ऑटो चलते थे, एक बड़ा कोनी, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी दूरस्थ जगह पे होता था, रिमोट होता था, साइकिलिंग करके जाते थे, अपना मज़ा था। पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इन सब के बीच में कभी हमने स्टडी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर माना कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों और जो अपने शौक़ हैं उनको जिंदा रखना चाहिए। आज की यूथ के लिए मैं यहीं से शुरू करता हूं सर। बहुत कठिन है सर। पहले आपका जो समय है, आपने जो बताया, उसमें संघर्ष बहुत करना पड़ता था। जीईसी कॉलेज कोनी 15-16 किलोमीटर साइकिल में जाना। अब तमाम फैसिलिटीज पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को सर। और अब तो गूगल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। सूचनाओं की कमी नहीं है आपके पास, बल्कि अब ये दिक्कत है कि कौन सी सूचना आप ग्रहण करें, कौन सी नहीं करें। सिलेक्शन जी, तो किस तरह से देखते हैं अभी जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और पीएससी की भी मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में अभी अभी दिल्ली में जो जहां पर चाणक्य में रहने का व्यवस्था की थी सरकार ने, वहां पर 4 बच्चों ने प्री भी निकाली है। किस तरह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले हमने देखा है सर काफी कम, एक आध कोई हो जाता था सिलेक्शन तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब सिलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, एक्सपोजर बढ़ा है। यदि पहले और आज की स्थिति का आप कंपैरिजन करते हैं तो आप खुद जैसा कह रहे हैं कि पहले इस तरह के एग्ज़ाम्स भी हैं, इनकी जानकारियाँ तक नहीं होती थी। स्टडी मटेरियल्स, कोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये तो बात की बात है। पर तब और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब सारी चीज़ें आपके पास में उपलब्ध हैं। इवन यदि आप रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर जैसी जगहों पे, तो बहुतायत में इन चीज़ों को गाइड करने के लिए लोग भी उपलब्ध हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं, सभी चीज़ें हो गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। आज की समय पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को जो तैयारियाँ कर रहे हैं, देखिए, कंपटीशन होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और कंपटीशन में जो बुनियादी अंतर है उसको समझने की ज़रूरत है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे आप जो आपका ज्ञानार्जन होता है, जो आप ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, उसके आधार पे आप एक निश्चित जो भी प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपका 12th का मार्क्स है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया उसके मार्क्स के तौर पे दर्ज हो जाता है और आप उस पर गौरव की अनुभूति भी करते हैं जो आप अच्छा नंबर पा के आगे चलते हैं। परंतु कंपटीशन में जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप उस समय, जिस समय आप अन्य प्रतिभागियों के साथ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उस समय आपने यदि औरों से बेहतर परफॉर्म किया, आपका प्रतिशत भले ही 65 रहे, 65 रहे, बट इफ़ यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर्स देन यू आर विनर। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो दोनों में आपके पास में किसी भी विषय वस्तु का विशद ज्ञान होना ज़रूरी है, बट उससे कहीं ज़रूरी है कि ऐसी स्थितियों में जब आपको डिलीवर करना है, उस ज्ञान को आपको परोसना है, आपको दूसरों से कॉम्पीट करना है, उस समय पे आपको जो चीज़ चाहिए वो है आप एकाग्र हों, रिटेंशन, जिस ज्ञान को आप अर्जित कर रहे हैं उसका रिटेंशन आपके पास प्रॉपर हो, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, रिटेन किया है, उसकी डिलीवरी फास्ट और प्रॉपर हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो लक्ष्य जिसको आप निर्धारित करते हैं उसके लिए आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपकी जिजीविषा कितनी है, आपने कितना ठान के रखा है कि मैं इन चीज़ों को पा के रखूँगा। तो जब इस चीज़ से आप आगे बढ़ते हैं तो इन चीज़ों के साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें आपके साथ में आती हैं। आप मेहनत करते हैं, मेहनत सही दिशा में, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कोर्स मटेरियल, उसके साथ साथ में सही विषय का चयन। आपको किसी विषय का ऐसे चयन नहीं करना चाहिए कि जिसमें आपको अंक बाकी के कंपैरिजन में कम प्राप्त हो। इन सारी चीज़ों को अपने ज्ञान पे, अपने डिलीवरी पे, अपने चयन पे, इन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है और रखना चाहिए। पीएससी 97 की बात कर रहा हूँ सर, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, उस समय भी वो शायद पीएससी सबसे छोटी पीएससी थी, 3 ही पद थे उसमें सामान्य के लिए सर। उसमें तीसरा पद जब मिला,
ऐसा लगा कि हमने जिंदगी और पूरा जग जीत लिया? मैं बता नहीं सकता। आपने इतनी पुरानी याद को आपने छेड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश, वो भी जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और मुझे याद है वो पीएससी, उसमें पूरे कुल डिप्टी कलेक्टर्स के लिए 6 पद थे, 3 जनरल कैटेगरी के लिए और 3 बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी। तो यदि आपको उन पद को पाना है तो टॉप 3 पे होना ज़रूरी था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ ये मामला रहा होगा, बट समहाउ तैयारियां थी, और जैसा मैंने बच्चों को कहा, यंगस्टर्स को कहा, वो सारी चीज़ें मैंने तय करके रखी थी, और वक्त पे जो ज्ञान है और उसकी डिलीवरी प्रॉपर हुई, और मैं तीसरे स्थान पे रहा और बन पाया। बिलासपुर का मैं जिक्र इसलिए करूंगा सर, छत्तीसगढ़ का पार्ट है, और उस समय जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे सर, उस समय बिलासपुर एजुकेशन हब के रूप में शुरुआती तौर पर था। आज बिलासपुर एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब के रूप में सामने आ रहा है। कितना अंतर देख रहे हैं पहले के बिलासपुर और आज के बिलासपुर में? देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि हम बिलासपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश में उस समय 2 केंद्र हुआ करते थे। एक तो बहुत प्राचीन केंद्र होता था, जिसको हम यदि मध्य प्रदेश की तक्षशिला कहें तो वो था इंदौर। इंदौर में सभी चीज़ उपलब्ध थी, पीएससी का मुख्यालय हुआ करता था, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग सेंटर सभी वहाँ हुआ करते थे। और उसी ड्यूरेशन पे बिलासपुर ने इंदौर को प्रॉपर कंपटीशन दिया था, और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बिलासपुर ने भी एक तक्षशिला जैसी भूमिका निभाई थी। तो उन दिनों से बिलासपुर काफ़ी आगे रहा है। आज भी मैं देखता हूँ तो बिलासपुर में रायपुर से भी और बाकी जगहों से भी जो परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ माहौल बना हुआ है और उस माहौल का फ़ायदा लोगों को मिलता है। सर, भोपाल से ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, बालाघाट में पहली पोस्टिंग रही, बिलासपुर में सिटी मजिस्ट्रेट रहे, कोटा पेंड्रा रोड में एसडीएम रहे। ये टेन्योर शुरुआती टेन्योर, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ सर बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर। नगर निगम अपने आप में बहुत बड़ी जगह, वहां का कमिश्नर मतलब शहर को संवारने की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती। फिर मैं वही बात पे लिए चलता हूँ, दूसरों की डिजाइन में नहीं, अब खुद की डिजाइन को बनाना भी है और खुद की डिजाइन में काम करना भी है और करवाना भी है। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर के रूप में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उस समय प्रदेश बना ही था, और ये 2003 की हम बात कर रहे हैं। बड़ा टेन्योर तो नहीं था, लगभग 10 महीने का टेन्योर था, बट बड़ा प्रभावी टेन्योर था। उस टेन्योर पे जो बिलासपुर का जो आधुनिक रूप आप देख रहे हैं, तो उसमें यदि आप एंट्री करते हैं तिफरा साइड से, तो वहाँ से जितने चौक चौराहे, सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण समेत जो राजीव प्लाजा है, इन सभी चीज़ को बनाने का और बनवाने का दोनों का सौभाग्य मिला था। तो उससे काफ़ी आत्मविश्वास भी बढ़ा था और लगा था कि हम शहर के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो एक सशक्त हस्ताक्षर की शुरुआत वहाँ से हुई थी। कोरबा नगर निगम है सर, बड़ा नगर निगम माना जाता था, सबसे ज्यादा डीएमएफ है वहां पर। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर आप रहे, पीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव रहे, संयुक्त सचिव अर्बन, डायरेक्टर कल्चर, एक्साइज डायरेक्टर, मतलब इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि वो सुनाने में शायद मुझे आधा घंटे लग जाए। डीपीआई रहे आप, और सबसे ज्यादा विभागों में डायरेक्टर रहने का खिताब आपके पास है। कलेक्टर जांजगीर चांपा बेमेतरा रहे, और अभी फिलहाल पर्यटन विभाग आप देख रहे हैं सर, एमडी टूरिज्म आप हैं। हर किसी के लिए सर कोई ऐसा जिला दिल को छू जाता है जिसकी यादें चाह कर भी नहीं भुलाई जाती, और ये लगता है कि मैं एक संतुष्टि की भावना मन से आती है, यार मैंने जो किया आज भी वो चीजें आगे बढ़ रही। ऐसी कुछ चीजें जो आज भी आपको याद आती हैं सर? देखिए, इस तरह की यदि जिले की बात आप करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सन 2022 में, जब मैं जांजगीर चांपा जो अविभाजित जिला होता था, वर्तमान में जांजगीर और सक्ती दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो ज़िले में मैं कलेक्टर होता था। एक राहुल नाम का बच्चा था, वो बच्चा ट्यूबवेल पे फंस गया था। सर वो यादें तो मेरे ख्याल से कोई पत्रकार भी नहीं भूल सकता सर। वो तेज, ऐसी गर्मी की पांव रखते ना बने जमीन, और 104 घंटे का वो संघर्ष मुझे बहुत अच्छे से याद है सर। वो घटना पूरी जी, तो वो घटना ऐसी है कि जो मेरे जीवन तक चिरस्थायी रहेगी, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग नेचर के छोटे बड़े सभी तरह के काम करने का सौभाग्य मिला था। परंतु जो दिल को छूने वाली बात है
तो देखिए, ये तो तय बात है कि आप और हम मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में किसी को जीवन दे नहीं सकते, परंतु कोई जीवन के लिए संघर्षरत हो और जब जीवन की आशाएं धूमिल हो, कम हो जाए, वहाँ यदि आप किसी बच्चे की जान को बचाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं, तो वो जो संतुष्टि है राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन में, जैसा आपने सही कहा कि 104 आवर का बड़ा ऑपरेशन था, रिकॉर्ड है वो। भगवान करे ऐसी घटना कहीं ना घटे, परंतु आशाएं बिल्कुल विपरीत थी। सभी लोगों में जो हताशा का माहौल था, ऐसे समय पे हमने और मेरी पूरी टीम ने वहाँ खड़े रह करके एक जो ऑपरेशन मुस्कान, बच्चे के चेहरे पे मुस्कान, उसके जीवन को फिर से मौत के जबड़े से खींच लाने का जो प्रयास, उसमें कामयाबी, ये बड़ा अनूठा अनुभव रहा है। और मैं उस बच्चे के लिए बहुत लंबे और सुखद जीवन की अभी भी कामना करता हूँ और उसके टच पे रहता हूँ। सबसे ज्यादा विभागों के डायरेक्टर रहने का खिताब, इसके पीछे की कोई वजह? ऐसा वजह तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि किसी जगह पे मेरी भूमिका ठीक हो सकती है, तो उन जगहों पे मुझे पोस्ट किया गया। तो मैं खुशनसीब रहा हूँ। जैसे मैं अब वाकया आपने छेड़ा ही तो बता दूँ कि सन 2013 में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, जब प्रदेश में पहली बार IPL मैचेस होने का तय हुआ। मुझे अभी भी याद है, रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ। जी 28 अप्रैल और 1 मई को 2 मैचेस यहाँ स्टेडियम पे होना था। स्टेडियम तैयार नहीं था, तो ऐसे समय पे सरकार को लगा कि स्टेडियम को पूरा करने में शायद मैं बेहतर काम कर सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पदस्थ किया गया था। और मैं बहुत बड़े गौरव के साथ ये कहना चाहूँगा कि 60 दिनों के अंदर पे हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को रेडी किया। उसमें मैचेस सक्सेसफुल रहे, रिकॉर्ड भी बने। और उससे जो सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे लगता है कि मुझे और मेरी टीम को छोड़ के किसी को ये उस समय भरोसा नहीं हो पा रहा था कि स्टेडियम रेडी हो जाएगा। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब आप इन चीज़ों को तैयार करते हैं, तो ये चीज़ें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, साथ में लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि नहीं, ही कैन डू समथिंग। ये चीज़ें रही, तो ये मौके मिलते रहे। जंगल सफारी जो आज आप देखते हैं, उसके निर्माण में वहाँ खड़े होकर के चीज़ों को डिज़ाइन करना, एग्जीक्यूट कराना, चाहे वो आप इंडोर स्टेडियम की बात, जहाँ आज रायपुर में छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो ये एक अनुभव की बात है। इसी तरह से जब कोरोना आया था बीच में और स्कूल बंद हो गए थे, तो बच्चों को कैसे हम एजुकेट करें घर पे रह के, सो दैट वो मेन स्ट्रीम से उस समय आप DPI भटक ना जाए। करेक्ट। तो हमने पढ़ई तुहर द्वार, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है, तत्कालीन PS के साथ मिल करके हमने बनाया था और उसकी काफ़ी अच्छी भूमिकाएं रही थी। तो अलग अलग परिस्थितियों पे जो जिम्मेदारियां सौंपी गई, उसको बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास मैं करता रहा हूँ। श्रद्धांजलि योजना दिल के किसी कोने में आज भी सुकून देती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसी योजना है, यूँ तो जैसा आप कह रहे थे कि मैं अर्बन डिपार्टमेंट में रहा, अलग अलग जगहों पे रहा। गौरवपथ योजना है या मुक्तिधाम योजना है, ये चीज़ें शुरुआत मैंने ही इन योजनाओं की शुरुआत की थी। एक जो श्रद्धांजलि योजना है, जिसमें रायपुर नगर निगम कमिश्नर के रूप में मैंने पाया था कि काफ़ी ऐसे गरीब तबके के लोग हैं या काफ़ी ऐसे अनअटेंडेड डेड बॉडीज़ होती थी जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता था। तो शुरुआती दौर पे तो हमने अपने तरीक़ों से प्राइवेटली अरेंज करके उनको डिस्पोज ऑफ करना, अंतिम संस्कार हो जाए, ये तय किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस दिशा में ठोस काम करना चाहिए। तो हमने एक श्रद्धांजलि योजना डिज़ाइन की, जिसमें ये तय किया कि जिन भी परिवार पे यदि कोई मृत हो जाता है, तो उसको अपना अंतिम संस्कार पूरे सामाजिक तौर तरीक़ों से पाने का हक है। तो उसमें पैसा या साधन आड़े नहीं आना चाहिए। तो हमने नगर निगम की ओर से ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने चालू किए। वो बड़ा अच्छा स्कीम रहा है, अभी भी दिल के करीब है। फिर जब मैं प्रदेश स्तर पे अर्बन लोकल बॉडीज़ में जब जॉइंट सेक्रेटरी बना था, तो मैंने तत्कालीन हमारे मुखिया लोगों से, सचिव और मंत्री गणों से चर्चा करके उसके पूरे प्रदेश में लागू कराया। फिर मैं डायरेक्टर पंचायत था, तब उस योजनाओं को हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू कराया। तो ये योजना मेरे दिल के काफ़ी करीब रहा है। मेरिटोरियस स्टूडेंट शुरू से रहे सर, पढ़ाई में शुरू से ध्यान रहा आपका।
अदर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने कहा सर, जैसे डिबेट में बहुत आप भाग लिए, अंताक्षरी में मैंने सुना, एक्सटेम्पोर में काफी ज्यादा आप जुड़े रहे, तो लगता है सर यूथ के लिए अदर एक्टिविटी में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पढ़ाई और स्टडी, जिसको हम कहते हैं स्टडी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट, ये तो प्रॉपर होना ही चाहिए। साथ में मोनोटनी ना हो, इसके लिए आपको जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आप सिंगिंग करें, चाहे रीडिंग करें, चाहे कुछ स्पोर्ट्स में भाग लें, योगा करें, जो भी चीज़ करें, आपके पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपकी मोनोटनी को ब्रेक करे और वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे करे। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल आ जाता है सर जब ऐसा लगता है कि यार सब कुछ अब खत्म होने वाला है, जिंदगी खत्म होने वाली है? आपकी जिंदगी में भी मड़वा प्लांट मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2022 की जब वो घटना थी, जब लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, पेट्रोल भी डाल दिया था, ऐसा लगा होगा उस समय कि जीवन अब खत्म होने वाला है, फिर भी वहां से निकले और आज इस पोजीशन पे हैं सर। वो समय आज भी याद आता है जांजगीर का। ये देखिए, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या किसी भी अलग कैपेसिटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो आपको ये पता नहीं होता कि एडवर्स सिचुएशंस कैसे और कब क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा ही वाक़या था। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि रूरल मॉब को, जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको और उसके एलो को, लॉ एंड ऑर्डर को डील करना हमेशा टफ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लीडर्स नहीं होते, सभी लीडर्स हो जाते हैं। ये थियोरी है। तो ऐसा ही कुछ वाक़या मड़वा पावर प्लांट का था, जब मड़वा पावर प्लांट में जो वर्क फोर्स थी, उसको आसपास के ग्रामीणों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर के लोगों को अंदर बंद कर दिया था। तो उनको रेस्क्यू करने के दौरान पे मुझे एक कमरे के अंदर अचानक से उन लोगों ने बंद कर दिया था और स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी काफ़ी हो रही थी। एडवर्स सिचुएशन था। मेरे आजू बाजू कमरों पे, सामने गाड़ियों पे आग लगा दिया गया था। मैं जहाँ था वहाँ पे भी पेट्रोल डालने की घटना हो रही थी। बट मैं यही कहूँगा कि आप यदि हौसला और साहस नहीं खोते तो ऐसे हालातों से बाहर निकल जाते हैं, और फिर सभी जो ताकतें हैं, ईश्वरीय ताकतें और बाकी ताकतें भी आपकी मदद करती हैं। तो ऐसा वाक़या एक दो बार और हुआ, पर मैं सफलतापूर्वक बाहर आया। ये चीज़ें रही। मैडम के बारे में जानना चाहूंगा सर। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, और 2 बिटियां हैं सर आपकी। एक की तो शायद शादी हो चुकी है और एक पढ़ाई कर रही है अभी। देखिए, मेरी पत्नी का नाम अंजू शुक्ला है और वो भी बिलासपुर की रहने वाली हैं। एमए है इतिहास में। और उनके साथ जो मेरा विवाह हुआ था वो पारिवारिक विवाह है। एंगेज्ड जो फैमिलीज़ हैं उन लोगों ने करा करके ये शादी हुई थी। और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी, जिसको हम प्यार से एनी बोलते हैं, और रियांशा नाम है, उसकी शादी हो चुकी है। सन इन लॉ जो हैं वो डीएसपी हैं, पहले नक्सल ऑपरेशंस को हिट करते थे बस्तर पे, अभी महासमुंद में पोस्टेड हैं। मिलिंद पांडे नाम है उनका। और छोटी बेटी ने अभी बीटेक कंप्लीट किया है बीआईटी दुर्ग से, कंप्यूटर साइंस पे। और वो भी अब प्रतिभागी तैयारियों के लिए जुट गई हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों पे वो भी एक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, परिवार का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं सर? क्योंकि अलग अलग जगहों में जब हम रहते हैं, निश्चित तौर पर परिवार साथ में नहीं जा पाता। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग चैलेंजेस, और परिवार का साथ रहना और परिवार का एक संबल देना कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी अधिकारी? देखिए, परिवार का साथ होना, उनका मनोबल बढ़ाना, सही वक्त पे आपके दाएं बाएं खड़े रहना, आपको मार्गदर्शन देना। मैं परिवार की बात निकली तो सबसे पहले अपने माता और पिता को याद करना चाहूँगा। मेरे पिता श्री मोहनलाल शुक्ला, जो अभी रायगढ़ पे निवासरत हैं। मम्मी जी जो मुझे छोड़ के चली गई हैं, श्रीमती ऐश्वर्य शुक्ला नाम लिखती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब बचपने से हम पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो होते ही बच्चे होते थे, नींद आती थी, सभी तरह तरह के नखरे। तो मम्मी जब कान पकड़ के, फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि यदि हम सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ रहे हैं तो वो भी उठती थी और उनको जो भी पढ़ना होता था हमारे साथ साथ वो भी पढ़ते बैठे रहती थी। एक ये जो माहौल है और एक जो चीज़ें हैं कि भाई आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जा रही है, बल्कि ये चीज़ें आपके परिवार में चल रही हैं। तो वहाँ से सही दिशा में गाइड करने वाली जो बातें शुरू हुई थी, वो जब परिवार के साथ में अपना परिवार साथ से जब शादी ब्याह हो गया सब, तो अलग अलग जगहों पे जब
हालात कई बार ऐसे बनते हैं कि जब हताश होते हैं, नैराश्य आपके जीवन में आता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो परिवार का संबल बहुत बड़ा होता है और आज वो भी संबल पत्नी और बच्चों से लगातार मिलते रहता है। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको लगता है कि किसी क्षण पे कि कुछ दिक्कतें हो रही है, मन में कुछ हताशा है, तो अपने परिवार से, अपने इष्टजनों से, अपने मित्रों से ज़रूर उन चीज़ों को शेयर करें। हो सकता है कहीं ना कहीं से आपके लिए एक नई आशा की किरण दिखेगी और आप कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सर पर्यटन के क्षेत्र में काफी अधूरा सा अभी भी लगता है सर। बस्तर अभी भी ऐसा लगता है बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उम्मीद करें क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई रिमार्केबल काम आपने किया है सर, इसलिए आज इस पोजीशन में पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बेहतर संभावनाएं आने वाले समय में दिखाई देंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है पर्यटन के मामले में जो आप सही कह रहे हैं कि अनएक्सप्लोर्ड रहा है। हमारे प्रदेश के बारे में बाहर में या बाहरी दुनिया पे लोगों को कम जानकारी है कि नैसर्गिक सौंदर्य का ये खजाना है। आप बस्तर रीजन पे जाएं, आप चाहे सेंट्रल रीजन पे जाएं, अचानक मार से लेकर के बुका से लेकर सतरेंगा से लेकर के कवर्धा, चिल्पी, इन पूरे इलाकों को आप देखें। उत्तर में मैनपाट, जशपुर, इस आसपास को देखें और दक्षिण में जाएं तो अप्रतिम सौंदर्य को समेटे हुए हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बाहर या बाहरी दुनिया के लोग और ज़्यादा जाने, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और हमारा विभाग अभी इस दिशा में प्रयासरत है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले कुछ समय पे छत्तीसगढ़ पर्यटन के नक्शे पे एक प्रमुख स्थान अर्जित कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने थैंक के यू लिए। सो मच। ये थे हमारे साथ जितेंद्र शुक्ला साहब। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए परिवार आपके साथ खड़ा है। आप कभी भी मुश्किल के दौर से गुजरिए, आपको ऐसा लगता है कोई दोस्त, कोई बाकी के बाहर की दुनिया के कोई लोग आपका साथ देंगे, नहीं। घर वाले से आप बात करिए, माता पिता से बात करिए, अपनी पत्नी से बात करिए, भाई बहनों से बात करिए, आपको निश्चित तौर पर कोई बेहतर विकल्प जरूर वो बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि जैसा कि सर ने बताया, तो आप डेडिकेशन के साथ पढ़िए और ये ध्यान रखिए कि वो जो क्षण है, जितने समय आप यूपीएससी दे रहे हैं या पीएससी दे रहे हैं, वही क्षण महत्वपूर्ण है। उस क्षण में जितना बेहतर आप डिलीवर कर सकते हैं, वही आपके जीवन में आगे याद रखा जाएगा। और इसके अलावा जीवन में बहुत कुछ है। अदर एक्टिविटी में भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि कोई ना कोई पढ़ाई के साथ साथ अगर अदर एक्टिविटी होती है तो आपको और बेहतर वातावरण मिलता है और शायद और ज्यादा अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ पाते हैं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।